हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो ऑल नोटिफिकेशन है वो अलाउ करना होगा। वहाँ पे बेल आइकन होता है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, वो अलाउ करना होता है। इससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में यूट्यूब पहुँच जाता है। तो बात करेंगे आज हम RAS प्री का जो एग्जाम 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुई थी उसका जो पेपर है उसका कोड देख लीजिए आप, और इस पेपर को हम आज सोल्व करने वाले हैं। अगर आप इस पार्ट को, पेपर के हमने पार्ट्स बनाए हैं, अगर आप इस पार्ट को सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जितने हो सकेंगे आज हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो चलो देखते हैं इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें जो RAS प्री का जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो जीके एंड जीएस के, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी के पूछे जाते हैं। जो राजस्थान लेवल के जो जीके एंड जीएस पूछा जाता है, जिसमें जो करंट अफेयर है वो नेशनल लेवल के होते हैं, बाकी जो जीके एंड जीएस राजस्थान लेवल का पूछा जाता है। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 3 आवर्स पूरे इसमें टाइमिंग होती है। 10 मिनट इसमें अतिरिक्त दी जाती है। वो किस लिए दी जाती है, जैसे जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, एग्जाम हॉल में जो एग्जामिनर होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, ओएमआर भरवाते हैं, और जो बाकी की अब्सेंट परसेंट लगवाते हैं उसमें जो टाइम जाता है स्टूडेंट का, तो वो कवर करने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त दी जाती है। और इसकी जो मार्क्स की संख्या है वो 200 है। टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 150 होती है। तो आगे बात करते हैं, इस एग्जाम का पैटर्न आपको पता लग गया। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन किस लेवल के हैं वो आपको पेपर जब सोल्व करेंगे उस टाइम आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद में यहाँ पे नीचे पर्सन संख्या हो जाती है। ये इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। इसमें जो माइनस मार्किंग कितनी होती है, और माइनस मार्किंग आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ। माइनस मार्किंग के लिए 1/3 काटा जाएगा एक गलत क्वेश्चन के लिए, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अब बात करेंगे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने पेपर को जूम कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन को जूम करते हुए हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कॉरिडोर जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम का जो कॉरिडोर है वो किसको जोड़ता है। हम ज़्यादा ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम ओनली करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑप्शंस मेरे को एक्सप्लेन करने होंगे या फिर बताने होंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो एग्ज़ाम है RAS प्री का, तो अब हमने देखा है कि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है उसमें आते हैं 5 ऑप्शन, और जो ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होती है उसमें 4 ऑप्शन ही आते थे। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 और 4 5। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो गलत युग्म है, ये क्वेश्चन है कि हमने चारों ऑप्शन इसमें पढ़ने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ा करो और जो गलत है उसको भी देखा करो कि ये गलत क्यों है। तो इसमें संतूर से मध्य अरावली दे रखा है, कटड़ा दक्षिण अरावली, दूर मरियाजी और मध्य अरावली, और माहौरपुर उत्तरी अरावली, और अनुत्तरित पर्सन। तो 5वां ऑप्शन है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गलत युग्म कौन सा है, संतूर से मध्य अरावली इसका गलत आंसर है। कटड़ा दक्षिण अरावली करेक्ट आंसर है। दूर मरियाजी करेक्ट आंसर है मध्य अरावली से, और माहौरपुर उत्तरी अरावली। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3rd दे रखा है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसून वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम के ढंग से व्यवस्थित है। तो अवरोही क्रम से देखना है किसको, मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, धौलपुर, राजसमंद और जालोर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो त्रिवेणी जो संगम कहा जाता है वो कौन कौन सी नदियों के संगम को कहा जाता है, तो वो है बनास, मेनाल, मेनाल और बेडज। इन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2021 का डाटा यहाँ पे पूछा गया है, के अनुसार वनस्पति अरावली के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किमी है, वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। तो जो संपूर्ण पूछा गया है उसमें भारत राज्य वन रिपोर्ट, ठीक है, तो इसमें राजस्थान का जो पूछा गया है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, तो 4.87% है, वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो इसके सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अगर आपको इसको इंग्लिश में भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इंग्लिश में भी अगले पार्ट में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग
स्थापित हुआ था? जो चुकंदर है उस पर आधारित जो चीनी उद्योग स्थापित हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा श्री गंगानगर में इसकी स्थापना हुई थी, प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना। ठीक है, आप ये भी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। पहला पूछ लिया जाता है, प्रथम पूछ लिया जाता है, इनमें कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उद्यम है, किसकी है? ठीक है, कहाँ की है? तो वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है गुजरात राजस्थान का। ठीक है, माई संयुक्त उद्यम है, कहाँ का? गुजरात और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो श्री गंगानगर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, राजस्थान में कालाखुटा, लीलवाणी, नारदिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट आंसर मैग्नीज के ये उत्पादक क्षेत्र हैं। काली सिंधी सुपर ताप विद्युत स्टेशन अवस्थित है। तो काली सिंधी सुपर ताप स्टेशन कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर झालावाड़ में इसकी अवस्थित है ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और इसका जिला दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ बूंदी, ये करेक्ट है। बस्सी चित्तौड़गढ़ सुमेलित नहीं है, शेरगढ़ बूंदी से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर बस्सी 12 का शेरगढ़ बूंदी, बस्सी चित्तौड़गढ़, रामसागर, वन विहार, धौलपुर, सीताबाड़ी, प्रतापगढ़ और अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो शेरगढ़ बूंदी से बूंदी का सुमेलित नहीं है। ठीक है, शेरगढ़ बूंदी में नहीं है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, रामसागर वन विहार धौलपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1। माही कंचन व RCB 911 संकर किस में है? तो किसकी संकर किस में है ये? माही कंचन व RCB 911 किसकी संकर किस में है? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 इसका करेक्ट आंसर होगा क्रमशः मक्का व बाजरे की ये किस में है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, भारत के संविधान सभा के संबंध में, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का कैसे होने वाला है? इसमें जो संविधान सभा का अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्या पूछा है? भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा है कि ये दोनों कथन सही है या गलत है, तो इसका आंसर नंबर 2 सही होने वाला है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो भारत की संविधान निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन में, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर सही होने वाला है 3। तो आप भी वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो नवी जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, पहले संवैधानिक संशोधन में जो संविधान में जोड़ी गई थी, कौन सी अनुसूची? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें गलत कथन कौन सा है उनको पहचानना है। कितने 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला भारत भार याचिका गलत उत्तर को पहचानना है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है? यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके संविधान, उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वैच्छिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। अनुच्छेद 21 से 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। तो इसमें जो गलत त्रुटिपूर्ण जो कथन है वो कौन सा है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, स्थापित प्रक्रिया के अमेरिकी विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समर्थनात्मक है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो त्रुटिपूर्ण है ये ए नंबर का ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। तो इसका आंसर करेक्ट होने वाला है 1 नंबर का, इसका आंसर करेक्ट होने वाला है। नथमल जी की हवेली अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, नथमल जी की जो हवेली है वो कहाँ अवस्थित है? तो जैसलमेर में ये हवेली अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटली आ रहे हैं।
क्यों? बड़ा पेपर को बड़ा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, ठीक है, पेपर को लेंथी करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्योंकि मोटी मोटी तौर पर चीज़ें सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक लेवल होता है ना एग्जाम का, उस लेवल को ध्यान रखते हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे हैं। तो राज्यसभा त्रुटिपूर्ण जो कथन है उसको पहचानना है 18वें में। और प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र में से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा को और लोकसभा की नियुक्ति बैठक आयोजित हुई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे हैं। ये गलत है और तीनों ऑप्शन सही है, 2, 3 और 4 सही ऑप्शन है। और तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1। अब 19वां क्वेश्चन दे रखा है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग आंसर जो है उसको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सम्मान किया, ऑप्शन नंबर 2। 19वें में जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होगी। इसको ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर को देनी होगी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाता है, केवल लोकसभा में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखेंगे इसमें कथन गलत कौन सा है, त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, कौन से कथन सही हैं या गलत हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जो सुमेलित वाले हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करेंगे हम। तो नीचे आपको ABCD और यहाँ पे ऑप्शंस मैच कर रखे हैं कि ए है वो किससे मैच हो रहा है। तो इसमें मैच करेंगे हम डायरेक्ट। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता, तो 20वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप वीडियो पॉज करके आप खुद लगाने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं, 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता है वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19(1) से सुमेलित हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा है वो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 48(a). काम करने का अधिकार है वो है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 41 से। स्मारकों का संरक्षण किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद जो 49 है उसमें स्मारकों का संरक्षण है। काम करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। और पर्यावरण की सुरक्षा है वो अनुच्छेद 48(a) में है। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता है वो अनुच्छेद 39(a) में बता रखा है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद में आता है ये आंसर इसका हो गया। 20 नंबर का आंसर होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे हम। सूचना का अधिकार अधिनियम में कि निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, ठीक है, RTI एक्ट 2005, इसमें है कि जो आप RTI लगा के किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक क्राइटेरिया होता है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए लिमिट होती है, पर पेज कितना चार्ज लगता है। RTI एक्ट से रिलेटेड मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगी क्योंकि एक बहुत अच्छी जानकारी है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं कि RTI लगा के हम किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, किसी भी कॉलेज के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी एफिलिएशन के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये संबद्धता रखती है या फिर नहीं रखती है। फेक यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, NCERT से अप्रूवल है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बनना चाहिए। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि वीडियो आना चाहिए तो जरूर से लाया जाएगा। तो इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में शक्तियों के संबंध में नहीं है, ठीक है। धारा केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में शक्तियों के संबंध में नहीं है, तो कौन सी धारा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है धारा 12 नहीं है। 25 है, 19 भी है और 18 भी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 में जो 12 धारा दे रखी है ये सूचना के अधिकार में केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित नहीं रखती है, संबंध नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो सरकारिया
आयोग इसका करेक्ट आंसर होने वाला। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की है? वो सरकारिया आयोग है, इसका नाम है सरकारिया आयोग का नाम जरूर याद रखनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। तो राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया था। करेक्ट आंसर है ये। 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है सुमेलित करने के लिए बोल रखा है, तो हम सुमेलित करते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूची पी को CAG और सूची R अनुच्छेद के साथ में सुमेलित कीजिए। जो CAG की नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद में होती है और उसके कर्तव्य और शक्तियां कौन से अनुच्छेद में होती है, संघ के खातों का प्रपत्र कौन से अनुच्छेद में आती है और ऑडिट रिपोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई जाती है, तैयार की जाती है, सबमिट की जाती है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो CAG की जो नियुक्ति होती है इसका पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं ताकि सुमेलित करने में कोई दिक्कत ना हो। आप भी वीडियो को पॉज करके इसको सुमेलित करके जरूर देखना। तो CAG की जो नियुक्ति होती है क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A। CAG की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति होती है। CAG के कर्तव्य और शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 149 में, क्योंकि अगर नियुक्ति हो गई तो उसके बाद में क्या आते हैं, इसके कर्तव्य आते हैं। तो उसके जो जस्ट आगे वाला जो अनुच्छेद है उसमें उसके कर्तव्य हो गए। फिर संघ के खाते एवं प्रपत्र, तो इसके ऑप्शन नंबर 150 में इसके खाते एवं प्रपत्र आते हैं अनुच्छेद 150 में। और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 151वें अनुच्छेद में आती है। 151वां जो अनुच्छेद है उसमें ऑडिटर जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है या ऑडिटर की रिपोर्ट 151वें अनुच्छेद में आती है। तो ये आप देखेंगे कि जब कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसमें ऑडिटिंग में ये पूछा जाता है नियुक्ति कब होती है, पद से कब हटाया जाता है, उसका वेतन क्या होता है, वेतन कितना दिया जाएगा उसको, और उसको पद से पहले कैसे उठाया जाएगा, समय से पूर्व कैसे उठाया जाएगा, उसके वेतन और भत्ते क्या हैं, ठीक है, लागत अंकेक्षण में कौन सी अनुच्छेद में आता है। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद है जिसमें CAG की जो नियुक्ति है वो 148 में होती है, ठीक है। और CAG के कर्तव्य 149 में होते हैं, संघ के खातों के प्रपत्र होते हैं वो 150 में होते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट होती है वो 151 में आती है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में उसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाता है। कुछ क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो राजस्थान का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है उसका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, 25वां क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, इसमें सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है वो बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। क्या ये करेक्ट आंसर है? तो बिल्कुल ये करेक्ट है। मोहनलाल सुखाड़िया है उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी करेक्ट आंसर है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? तो इसको आगे देखेंगे। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं रहे। क्या ऑप्शन नंबर 4 भी सही है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होगी? तो राजस्थान की जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होगी और मैक्सिमम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर 12 है। इसकी न्यूनतम जो मिनिमम मेंबरशिप है वो 12 रह सकते हैं। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल कर्तव्य था मत मूल्य पूछा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हुआ है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होने वाला। इसका फर्स्ट और इसका 3 129 इसके मत मूल्य था। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129। अब क्वेश्चन नंबर जो 28 है ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेंगे? ठीक है, मतलब जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेंगे? किससे परामर्श करने के बाद में एक
न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर, हम सीधा इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, बाकी आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना। 28वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 2 होने वाला। राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, इनसे परामर्श करने के बाद में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल, सबसे मैंने कि राजस्थान के लिए किया जा रहा है तो राज्यपाल से जरूर से परामर्श लिया जाएगा। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा, ठीक है, और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान के राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किसको समाप्त करके, राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है इसको समाप्त करके किसकी, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, किसकी, राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी सिफारिश पर जो राज्य प्रमुख के पद हैं उसको समाप्त करके राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो इसकी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य प्रमुख का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है वो करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 30 देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका जो करेक्ट आंसर है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वो राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नहीं है, बाकी ये सारे राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इसका हिस्सा है। और राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये भी इसका हिस्सा है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये भी इसका हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट होने वाला है 30 नंबर के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, 31वां क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 को प्रतिस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 32वां क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला, ये 2 कथन आपको दे रखे हैं, 1 और 2, और इसके आंसर नीचे दे रखे हैं, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आप देखेंगे कि इस जो पेपर में है पॉजिटिविटी है, हमने जो भी कथनों के क्वेश्चन देखे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आ गए जिसमें दोनों कथन सही दे रखे हैं। तो जिसने पॉजिटिव सेंस में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उनके क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं। तो इसका आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। करेक्ट आंसर, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसके लिए सही है, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो तहसीलदार की जो नियुक्ति होती है वो राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। तो तहसीलदार की जो नियुक्ति है राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो लोकायुक्त से संबंधित है। अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है, तो लोकायुक्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 35वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है 2 नंबर का, दोनों कथन सही हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। तो दोनों कथन इसमें सही है। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में ऑप्शन नंबर 2 सही है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। तो 36वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। ठीक है, जोधपुर इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए। तो कौन सी योजना ऐसी है जिसमें ये जो नारा था कोई भूखा ना सोए वो उस योजना का हिस्सा है।
तो 37वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट योजना है, ठीक है, राजस्थान सरकार की जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना है उसका नारा है कोई भूखा ना सोए। तो अन्नपूर्णा जो रसोई जो सुविधा दी गई है कि इतने रुपए में नाश्ता दिया जाएगा, इतने रुपए में खाना दिया जाएगा, तो उसका ये नारा है कि कोई भूखा ना सोए, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका जो ऑप्शन नंबर, इसमें भी कथन है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो देखेंगे, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पूछे हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो न्यायमूर्ति है वर्तमान में, ठीक है, वो गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो ये करेक्ट है, ओनली केवल 2 सही हैं, बाकी फर्स्ट वाला मानवाधिकार अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होने वाला है। 38 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब 39 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र में दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है, ठीक है, सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो आपने देखा होगा जो सरकारी बजट आता है वो हमेशा घाटे का बजट होता है, ठीक है, सरकारी बजट हमेशा घाटे का बजट होता है। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस आरबीआई के उधार प्लस विदेशी उधार। तो इसका जो सूत्र है वो सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, और आरबीआई से उधार और विदेशी प्लस विदेशी उधार है, वो इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर 4 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? ठीक है, 40वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 3 नंबर का, ठीक है, 40वें नंबर का कारें, ठीक है, कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? तो कारें पब्लिक गुड नहीं है। सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, ये सभी क्या है? पब्लिक के लिए है। सरकार पब्लिक के लिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा पब्लिक के लिए है, राष्ट्र की सुरक्षा है वो, और सड़कें पब्लिक के लिए होती है। लेकिन जो कार होती है वो पर्सन के लिए होती है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। मुद्रास्फीति के संबंध में, ठीक है, कथन दे रखे 2 कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम। हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर के संदर्भ में करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी और औसत कीमत का माप है। तो ये करेक्ट है। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अवस्थित मूल्य वाली कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो ये भी करेक्ट है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। अब बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसमें भी 2 कथन दे रखे हैं 42 में। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही आता है। ये शहरी इलाकों में निवास करने वाली परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 42 का करेक्ट आंसर 4 नंबर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब बात करेंगे 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। जो चयनात्मक शाख है उसके जो चयनात्मक शाख नियंत्रण है संबंध में सही विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प गलत है उसके बारे में बात करेंगे। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है 43 का करेक्ट आंसर, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो उदार सीमा या मार्जिन में परिवर्तन, उदार सीमा मार्जिन में परिवर्तन, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, शाख राशनिंग और नैतिक दबाव। तो 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, ये विकल्प नहीं है। चयनात्मक जो शाख नियंत्रण है उसका उपाय ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। उदार सीमा में परिवर्तन है, शाख की राशनिंग है, नैतिक दबाव है,
ठीक है, ये सब है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना ये साख की राशनिंग का नियंत्रण नहीं है। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। 44 नंबर, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन नंबर जो औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधि उद्योगों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। औषधि उत्पादकों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 44 नंबर का। आप भी वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। तो भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो ये गलत है। ये बाकी के ऑप्शन जो 2, 3 और 4 हैं वो सही हैं, बाकी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। जो खुशहाली सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहने वाला है। तो 126वें स्थान पर भारत है खुशहाली सूचकांक में। तो जल्दी इंडेक्स नंबर भी लाया जाएगा। बाकी के जो एग्जाम अभी राजस्थान जो कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, जो भी राजस्थान लेवल की जो एग्जाम होने वाली है या फिर इंडिया लेवल पर जो भी एग्जाम होने वाली है, तो इंडेक्स नंबर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खुशहाली सूचकांक 2023 में किस वैश्विक खुशहाली सूचकांक में, ठीक है, ग्लोबली पूछा है, यहाँ पे वैश्विक पूछा है, तो 126वां स्थान रखता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 46 क्वेश्चन है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है। करेक्ट है, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है, 7.1% अपना योगदान देता है। वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा निर्माता है, ये भी करेक्ट आंसर है। वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन 1 है। अब 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। जो राजकोषीय नीति है उसका उपकरण नहीं है। वो राजकोषीय नीति के जो उपकरण है, आप इस क्वेश्चन को पॉजिटिव सेंस में भी पढ़ सकते हैं कि उपकरण कौन कौन से हैं। अगर आपको उपकरण आते हैं तो जो नई उपकरण है वो आपको पता लग जाएगा। आप क्रॉसिंग में भी अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हो कि ये ऑप्शन गलत है। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर जो राजकोषीय नीति का उपकरण है सार्वजनिक व्यय है, हिनार्थ प्रबंध है, सार्वजनिक व्यय है, हिनार्थ प्रबंध है और करारोपण है, लेकिन जो ब्याज दर है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इंटरेस्ट राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। सार्वजनिक व्यय है और हिनार्थ प्रबंध है, करारोपण है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका सही आंसर होने वाला है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। तो इसमें पूछा गया है कि 2022-23 का डाटा पूछा, जिसमें अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में होने का अनुमान लगाया गया है। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर 5.18% है। उस राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का जो परसेंट है वो होने वाला है सकल घरेलू उत्पाद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 5.18% राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद होने वाला है। राज्य के अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, इसमें राजस्थान के अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है। तो इसमें भी सही और गलत कथन 2 कथन दे रखे हैं, दोनों में सही, दोनों सही है या फिर एक सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे हम। अटल भूजल योजना भारत सरकार की एक वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और उसके गिरते स्तर को रोकना है। तो आप ये देखेंगे कि जो भूजल से संबंधित जो योजना है तो भूजल प्रबंध के लिए होंगी और इसके गिरते स्तर को रोकने के लिए होंगी, क्योंकि धीरे धीरे पानी का स्तर वो नीचे जा रहा है। तो इसके प्रबंधन के लिए कि ये और ज़्यादा गिरावट ना आए, तो इसके प्रबंधन के लिए योजना चलाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 2 होने वाला है, 2 नंबर होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट नंबर का रॉन्ग है। ठीक है, तो 2 नंबर इसका ऑप्शन होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन इस योजना के फोकस इसमें ओनली कथन भी सही है, कथन एक गलत है। ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर 2 नंबर होने वाला है। जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, आप अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको अगर एक बारी में समझ में नहीं आया तो 2 बारी में समझ लिया करो, 2 बारी उसको रिपीटली पढ़ा करो और जो मेन चीजें हैं उसको अंडरलाइन कर लिया करो। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग के बारे में प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होने वाला है वो हम बात करेंगे। इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% की ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस योजना में लघु उद्योग के उद्यमियों को, तो पहला ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, जो आगे के ऑप्शन है, इस योजना में लघु उद्योग के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का ब्याज अनुमान दिया जाता है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आज की क्लास में हम 50 जो क्वेश्चंस हैं वो ये अटेम्प्ट करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर इस वीडियो को फीडबैक अच्छा मिलता है, ठीक है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, आप सपोर्ट करते हो हमें, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर लाया जाएगा, अदरवाइज इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। हो सकेगा तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी कल या परसों में नेक्स्ट पार्ट आ सकता है इसका। बाकी के जो 100 क्वेश्चन रह गए हैं, 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दे हैं। 150 में से 50 जो क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व करवा दे हैं, और बाकी के जो 100 क्वेश्चन हैं वो भी जल्द 2 पार्ट में सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो अच्छे से फीडबैक दो, सपोर्ट करो चैनल को, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाए जाएं, और हर एग्जाम का पेपर यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा, हर एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, और जल्द से जल्द हम अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।